जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जी, वेलकम बैक। बेटा जी, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था। इस क्वेश्चन में अभी हम लोग CSS 24 में जो GSA का पेपर आया था उसका जनरल एबिलिटी का पोर्शन पे क्वेश्चन नंबर 7 को इंशाल्लाह सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा टाइम डिस्टेंस डायरेक्शन प्रॉब्लम में से आया हुआ है। आपको याद होगा हमने 3 डेज की जो वर्कशॉप हुई थी उसके अंदर इन क्वेश्चन को भी हम लोग ने डिस्कस किया था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहता है अ मैन ट्रेवल्स ओवर अ पाथ ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैविंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज 4 एंड 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आदमी है, वो एक रास्ते पे चल रहे हैं और वो रास्ता क्या है, ट्रायंगुलर शेप में, राइट ट्रायंगल शेप में है। और उसकी जो बेस 4 है और उसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 किलोमीटर है। फिर कहते हैं आफ्टर अ कंप्लीट राउंड, जब उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया वो ट्रायंगल शेप पाथ को जब उसने कंप्लीट कर लिया तो कहता है ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। उसने फिर उसी डायरेक्शन में फिर चलना शुरू किया फॉर 6 किलोमीटर। देन ही टर्न दैट 90 डिग्री और फिर उसने 90 डिग्री पे टर्न लिया एंड कंटिन्यूज फॉर अनदर 8 किलोमीटर और फिर 8 किलोमीटर वो चला। अब उसका क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल्ड, उसने टोटल कितना फासला कवर किया, कितना वो चला है, एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पे मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेटा अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें हमारी दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो रही है। एक जो पहले इसने सिनेरियो बताया था ये यहाँ तक कि अ मैन travels over a path, a right triangle having base and hypotenuse 4 and 5 किलोमीटर respectively after a complete round, यानी एक राउंड उसने कंप्लीट किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। आप लोगों ने बेटा जी स्केल से इसको ड्रॉ करना है। ये ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ की। इसमें बेस वो कह रहा है, बेस इसकी 4 किलोमीटर की है, जबकि इसमें परपेंडिकुलर वो क्या कह रहा है, वो इसमें 5 किलोमीटर, सॉरी हाइपोटेन्यूज इसमें उसने बोला है 5 किलोमीटर, परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले इसके ये वाले दो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पुट कर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको जैसे मैंने पहले क्लासेस के अंदर मैंने बताया, वो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस लेते हैं उनको आइडिया होगा कि बेटा इसमें हमारा पैथागोरस थ्योरम लगता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें यूज करें तो हमारे पास इसके ये परपेंडिकुलर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मैंने फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर, बेस है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हम लोग एक्स कर देते हैं। तो ये 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 3। तो इसका मतलब ये वो 3 किलोमीटर यहाँ से परपेंडिकुलर उसने सफ़र किया। तो इसका अगर मैं टोटल अगर राउंड अगर ये चेक करूँ, टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में अगर देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ये टोटल इसने कितना कवर किया जी, 12 किलोमीटर। इसको हम लोग रख लेते हैं ये S1 या D1 हम इसको कर देते हैं। ठीक है, D1 इसका पहला जो उसने डिस्टेंस कवर किया। अब उसके बाद वो ये कहता है कि जब उसने राउंड कंप्लीट कर लिया, यानी यहाँ से चला था, यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे उसका एक राउंड उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो ये कहता है कि यहाँ से फिर उसने चलना शुरू किया और अब वो 6 किलोमीटर चला। अब इसकी मैं अलहदा से एक और डायग्राम में क्रिएट में कर लेता हूँ कि वो इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से उसने दोबारा उसने चलना शुरू किया और अब उसने कितना फासला उसमें कवर किया है। अब इसमें जी वो ये कहता है कि यहाँ से हम दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर। उसने सेम डायरेक्शन में फिर 6 किलोमीटर कवर की, यहाँ से 6 किलोमीटर वो दोबारा इधर आ गया। फिर वहां पे वो ये कहता है कि एंड देन he turns at 90 degrees and continue for another 8 किलोमीटर। यहाँ से 90 डिग्री ये बनता है, ये 90 डिग्री यानी कि यहाँ से उसने ऊपर की तरफ उसने रुक किया परपेंडिकुलर और वहाँ पे 8 किलोमीटर उसने और कवर कर लिया।
अब उसका क्वेश्चन ये है कि वो कितना टोटल चला है और वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले, यानी कि ये मैंने फाइंड आउट करना है। तो उसमें फिर से वही फार्मूला हम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी हमने फाइंड आउट करना है, बेस है 6, परपेंडिकुलर है 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 100, इसका अंडर रूट आ गया एक्स इज इक्वल टू 10। यानी कि अगर देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर का फासला बनता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वो ये कहता है कि एट दिस टाइम आकर हो गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पे है, तो वो 10 किलोमीटर फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसके ना दो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में जो एक गलती होती है वो गलती क्या है, देखें, हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल्ड, उसने टोटल उसने कितना फासला कवर किया। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि D2 हम क्या कर देते हैं, D2 हम ये कर देते हैं टोटल डिस्टेंस, ये 6 इसकी बेस थी प्लस 8 किलोमीटर, ये जो ऊपर परपेंडिकुलर गया 8 ये हो गया, और प्लस 10 किलोमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का ये जो फासला हो गया ये 10 किलोमीटर, ये टोटल कितना हो गया 24। ये गलत है। अब ये गलती क्या है, एक्चुअल में ये 10 किलोमीटर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये चल के नहीं आया, वो सिर्फ चला है भाई यहाँ तक बस, समझा गए, यहाँ से यहाँ तक। एक्चुअल में ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पे है। ये उसने डिस्टेंस दोबारा कवर नहीं किया, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि उसने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें 6 और 8 ये 14 किलोमीटर ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए। समझ आ गई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसका ये है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू D1 प्लस D2। D1 आ गया 12, जो उसने एक राउंड पूरा कंप्लीट किया था, ये पूरा राउंड कंप्लीट नहीं किया 14, ये एक्चुअल में 26 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब उसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ही इज नाउ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर के फासले पे है, जो कि मैंने वहां पे हाइपोटेन्यूज उसको मैंने जो फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग स्टेप 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि जितनी आप लोग इसको अच्छी तरह आप इसकी वर्डिंग आप लिखना चाहे आप इसको लिख सकते हैं, तो ये आप लोगों का प्रॉपर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है वो देखते हैं, वो हमारे किस चैप्टर में से आए हुए। ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आप कह लें कि ये भी हमारा आया हुआ है, इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन था प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन, उसमें से आया हुआ है। ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास 2016 और 2020 में एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये टोटल वैल्यू नहीं बताई कि टोटल उनके पास वैल्यू इतनी है। अब ये कह ले कि ये रेशियो से भी थोड़ा सा उससे भी रिजेंबल करता है, लेकिन मोस्टली ये ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आएगा। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इसमें ये कहता है कि हसन, अली, अकबर, नासिर एंड शहबाज आर क्लासमेट्स हैविंग डिफरेंट पॉकेट मनी। अब जो 2016 और 20 में है उसमें नाम इसी तरह के हैं, उसमें कहता है हैविंग डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स, तो उसको मैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर उसको मैंने रखा हुआ है। अब इसमें ये कहता है हसन पॉकेट मनी इज 1/3 एज मच एज ऑफ अली। हसन के पास अली का तीसरा ऐसा, अली का 1/3 है पॉकेट मनी, जबकि अली के पास 5 टाइम्स ऑफ अकबर, अकबर से 5 गुना है, जबकि अकबर के पास ट्वाइस एज मच एज नासिर, नासिर का ट्वाइस है, जबकि शहबाज गेट इक्वल टू नासिर एंड दैट ऑफ अली। शहबाज के पास नासिर और अली के इक्वल, यानी कि शहबाज के पास नासिर के इक्वल है जितना अली के पास, यानी आप ये कह लें कि शहबाज, नासिर और अली का आपस में जो इनके जो वैल्यूज है वो इनके पास इक्वल है। अब ये कहता है इफ दे गेट रुपीज 8,000, अगर उनके पास 8,000 रुपये टोटल अगर हो, देन फाइंड द पॉकेट मनी ऑफ ईच, हर एक की पॉकेट मनी बनाए कितने कितने होगी। तो सबसे पहले हम लोग इनके नेम्स को इनके अल्फाबेटिकली हम इनको लेट कर लेते हैं कि लेट
हसन इज इक्वल टू एच, अली इज इक्वल टू ए। इसी तरह हम लोग जो अकबर है, अब अकबर को हम लोग ए तो लेट नहीं कर सकते, हम इसको बी लेट कर लेते हैं। नासिर को हम लोग एन लेट कर लेते हैं, और इसी तरह शहबाज को हम लोग एस लेट कर लेते हैं। ठीक है। अब उसने इनके आगे जो रिलेशंस जो बताया, अब हम लोग इनके रिलेशंस को देखते हैं कि इनके रिलेशन क्या क्या है। जैसे फर्स्ट में सबसे पहले वो ये कहता है कि हसन के पास कितना है, हसन पॉकेट मनी इज 1/3 एज मच एज अली। हसन के पास अली का कितना है जी, 1/3 है। तो इसका मतलब हम लोग हसन की वैल्यू को लिख लेते हैं, हसन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अली। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अली को जी कितना मिल रहा है, अली को जी मिल रहा है 5 टाइम एज मच एज अकबर। ये देखें, अली है 5 टाइम एज मच एज अकबर, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ अकबर। अकबर को हमने रखा हुआ है बी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अकबर को कितना मिल रहा है, अकबर को जी मिल रहा है, अकबर को हमने बी रखा है, तो मैं इसको बी लिख देता हूँ। बी अकबर, अकबर को कितना मिल रहा है, अकबर है थ्राइस एज मच एज नासिर, ये नासिर का 3 गुना यानी कि 3n। और नासिर को कितना मिल रहा है, नासिर को उतना मिल रहा है जितना शहबाज को मिल रहा है, यानी कि नासिर इज इक्वल टू शहबाज। ठीक है, नासिर को शहबाज के इक्वली मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो इक्वेशन क्या बनती है, वो ये कहता है कि इन सब के पास टोटल वैल्यू कितनी है, 8000। ठीक है, मैं इक्वेशन इसकी मैं नीचे बना देता हूँ मैं, क्योंकि हमने बाद में इनमें वैल्यूज फिर पुट भी करनी होगी। अब सबसे पहले हमारे पास हसन है, प्लस अली है, प्लस अकबर है, प्लस इसी तरह हमारे पास नासिर है, और प्लस शहबाज। इन सब के पास टोटल वैल्यू कितनी है, 8000। जैसे हम लोग रेशो में क्वेश्चन करते हैं ना, हम उनका एक्स के फॉर्म में लेट करके सबको सम करके इक्वल टू टोटल वैल्यू की इक्वल रखते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, हसन की वैल्यू कितनी है, हसन की वैल्यू है 1/3 ए, मतलब a/3। तो हसन की जगह हम लोग पुट कर देते हैं a/3, प्लस अली की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम ऑफ अकबर। अकबर की वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ नासिर। जबकि नासिर और शहबाज दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैंने शहबाज को भी नासिर लिख दिया, क्योंकि नासिर और शहबाज दोनों की वैल्यू सेम है। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सबको हमने डी की फॉर्म में हमने उनको कन्वर्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में 6 का ए पार्ट में। ये क्वेश्चन भी तकरीबन उससे मैच ही करते हैं। अब इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हम इन सब को अब एन की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी एन आ गया, ये भी एन आ गया, ये भी एन आ गया। अब हम पहली दो वैल्यूज को भी कोशिश करते हैं हम उनको एन की फॉर्म में लिख लें। अब हम उनको एन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या फिर हम लोग एक काम करते हैं कि हम इन सब को ना बी की फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होगा। आसान कैसे होगा, ये देखिएगा, क्योंकि हमें पता है ए किसके इक्वल है, 5b के। यानी कि अगर अली की वैल्यू अगर मैं 5b अगर पुट कर दूं, आगे ऑलरेडी मेरे पास 5b आ रही है, और 3 इंटू एन, एन की वैल्यू ये देखें, एन की वैल्यू भी बी के इक्वल है, हमारे लिए क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो ये देखें, ए की जगह मैंने पुट कर दिया 5b/3, प्लस ये ऑलरेडी 5b है, प्लस 3n, 1n, 5, ये कितना हो गया 5n। अब n के बीच में मैं ना b/3 में वैल्यू पुट कर दूंगा। ये देखिए किस तरह, ये आ गया 5b/3 प्लस 5b प्लस 5 इंटू, अब n की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या निकलती है, n की वैल्यू यहाँ से निकलती है, n इज इक्वल टू b/3। तो ये मैं n की जगह b/3 इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये अब मेरे पास सारे का सारा आंसर b की फॉर्म में बन गया। अब मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। जब मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, मैं सब में b की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में किया था, हमने सब में d की वैल्यू पुट की थी। अब ये देखें, हम इसके उसी तरह जैसे हमारा वो क्वेश्चन था, हम इसका एल्सियम ले लेते हैं। 3 इसका आ गया एल्सियम, ये आ गया 5b,
प्लस ये इसका आ गया 15b प्लस ये इसका आ गया 5b इज इक्वल टू 8000। तो ये आ गया 5, 15 और 25। 25b डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8000। ये बेटा 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें। 25b इज इक्वल टू 8000 इंटू 3। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 8000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 को 8000 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना आता है? 25 3 दार 75, 5, 25 2 दार 50। तो ये जीरो पर लग गया, यानी कि ये आ गया 320। 320 को अगर आप 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 30, 3 2 दार 6, 3 3 दार 9। बी की आपके पास वैल्यू आ गई 960। बी यानी कि अकबर की आपके पास वैल्यू आ गई, अकबर इज इक्वल टू ₹960। अब ये अगर आप लोग बी की वैल्यू आप सब में पुट कर दे तो आपके पास सब के आंसर आ जाएंगे। ये देखे कैसे। अब ये देखे हमारे पास, अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, नासिर इज इक्वल टू बी हमारे पास कितना है, यानी कि अकबर की अगर मैं वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो नासिर अकबर का, अकबर ओवर 3 बी ओवर 3, तो नासिर की वैल्यू आ जाएगी 960 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 320। अगर ये 320 है तो इसका मतलब शहबाज भी फिर 320 रुपीज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मेरे पास अली की वैल्यू आनी चाहिए तो अली की क्या आ सकती है? अली इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अकबर। अकबर कितनी आई थी? ये देखिए अकबर हमारे पास आया, ये कितना आया था? 960 रुपीज। तो ये हमारे पास अली की वैल्यू आ जाएगी, अली इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 960। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4800। और ये अली की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो हसन की वैल्यू आ जाएगी, हसन इज इक्वल टू 4800 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगी 16। तो ये देखें हमारे पास सबकी वैल्यूज ये आ गई हैं। तो अब हम इनको एक तरतीब में लिख लेते हैं। हमारे पास हसन पॉकेट मनी, जिस तरह उनके नाम थे हम उस तरह उनकी तरतीब में लिख लेते हैं। हसन की पॉकेट मनी हमारे पास कितनी आ गई? ये आई है रुपीज 1600, 4800, इस तरह। ये आगे 1600। हसन के बाद अली, अली की पॉकेट मनी आ गई 4800। अली के बाद हमारे पास जी कौन था? अकबर। अकबर की पॉकेट मनी आ गई 960 रुपीज। अकबर के पास हमारे पास कौन था? नासिर। नासिर की पॉकेट मनी हमारे पास कितनी है जी? नासिर और शहबाज दोनों की एक जितनी है। ये है कितनी? 360 रुपीज, 320। ठीक है, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं। ये भी 320 रुपये है, जबकि शहबाज की जो पॉकेट मनी है वो भी 320 रुपीज है। अब इनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सब का टोटल आपके पास 8000 ही आएगा। 0 6 8, 6 2 8 और 2 10, 1 6 और 8 14, 14 9 23, 23 और 3 26 और 3 29 और 1 30, 3 तो 4 और 1 5 और 3 8। ये 8000 आप लोगों की वेरिफिकेशन भी हो जाती है। 8000 सबका टोटल आ रहा है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बेटा जी आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन था 7 का बी पार्ट। हम लोग चलते हैं आगे 7 के सी पार्ट की तरफ, तो वो हमारा किस चैप्टर में से आया हुआ था उसको देखते हैं। बेटा 7 को जो सी पार्ट है वो हमारा जी आया हुआ है ज्योमेट्री में से। ज्योमेट्री हमारा आप कह लें कि जो अ, हमारे, जैसे मैं फिर से दोबारा अगर वर्कशॉप्स की अगर बात करूँ, वर्कशॉप में हमारे जो डिस्कशन हुई थी उसमें ये हुई थी कि 2020 के पेपर में स्क्वायर आया हुआ था।
2021 के पेपर में रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन थे, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन भी थे। 2022 में उसने दिया हुआ था ये ट्राइंगल शेप। 23 में सारे मिक्स थे, तो मैंने स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया था कि 24 में आप लोगों का सर्कल या सफियर वाला क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। 24 में सफियर वाला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सफियर और इफ इट हैज अ रेडियस ऑफ 7 मीटर। अब आप लोगों को इसका सफियर का सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो हमारे पास गिवन डाटा के अंदर सिर्फ रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सफियर दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हमें एरिया का पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सफियर होता है 4 पाई r स्क्वेयर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये 4 × पाई 22/7 इंटू r स्क्वेयर मतलब 7 का स्क्वेयर। तो ये 4 × 22/7 इंटू 7 का स्क्वेयर को मैंने 7 × 7 लिख दिया। ये एक 7 इससे कैंसिल हो गया। ये 88 × 7, ये आपके पास आएगी वैल्यू 616, और इसके साथ आपकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वेयर। क्योंकि जो एरिया होता है, एरिया हमेशा स्क्वेयर में होता है, मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर, किलोमीटर स्क्वेयर, माइल स्क्वेयर। तो एरिया कितना आ गया? एरिया ऑफ स्फीयर 616 मीटर स्क्वेयर। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम भी बताएं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका जो फार्मूला होता है, आप लोगों ने बेटा फार्मूला याद करने हैं, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ ज्योमेट्री तब समझ आएगी जब आपको इसके फार्मूलाज का आइडिया होगा। तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में इसके साथ क्यूब आ जाएगा। अब ये होगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब मतलब 7 का क्यूब। 22/7 इंटू 7 क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। ये एक 7 तो इससे कैंसिल हो गया। ये आपके पास, जी मैं नेक्स्ट पेज पे देखूँ, नेक्स्ट पेज पे जगह है नहीं, नेक्स्ट पेज जगह नहीं है। हम यहीं पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 4 22 88/3 इंटू 49। इसको जब बेटा जी जब आप सॉल्व अप करोगे ना 88 को 49 से, तो ये मैं एक मिनट ठहर के मैंने इसको पेज पे मैंने इसको सॉल्व किया था, इसको चेक कर लेते हैं। 88 और 49 को जब हम सॉल्व हम करते हैं, ये आता है 4312 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1437.33, और इसके साथ यूनिट आएगी मीटर क्यूब की। ठीक है, तो ये बेटा जी आप लोगों ने कैलकुलेशन इसके खुद इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 1437.33 मीटर क्यूब। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन तब था अगर हमें इसका फार्मूला अगर आइडिया होगा। तो फार्मूले के बगैर हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। ठीक है, फार्मूला इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट। क्वेश्चन 7 का डी पार्ट आगे देखते हैं वो किस चैप्टर में से है। सेवन का जो बेटा डी पार्ट है, ये आप लोगों का आया हुआ है रेशियो में से। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इंतहाई आसान सा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है रेशियो प्रॉब्लम में से इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 4320 आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 लोगों में, जैन, असलम और अशरफ में, इस तरह इन सच अ वे दैट इफ जैन गेट्स 2 पार्ट्स देन असलम गेट्स 3 पार्ट। जैन अगर 2 हिस्से उसको मिलते हैं तो अशरफ असलम को उसको 3 हिस्से मिलते हैं, जबकि अशरफ गेट्स 7 पार्ट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास अगर हम इनको लेट कर लेना सोल्यूशन में अगर हम कहें कि जैन रेशो असलम रेशो अशरफ, तो ये हमारे पास इस तरह आते हैं कि जैन को 2 हिस्से, असलम को 3 हिस्से, और अशरफ को 7 हिस्से, 7 हिस्से इसको मिलते हैं। ठीक है, टोटल इनके पास जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास आ रही है ₹4320 की। ठीक है,
अब हम इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट शेयर्स ऑफ जैन, असलम एंड अशरफ आर। आपको पता है हम रेशो में हम इनके शेयर्स हम कहते हैं हम लेट करते हैं, इनको हम एक्स की फॉर्म में लेट कर लेते होते हैं, 2x 3x और 7x। इसी रेशो को हम लोग एक्स की फॉर्म में लेट करेंगे। अब हम इन तीनों के शेयर्स को प्लस करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू टोटल वैल्यू जितनी हम उसकी इक्वल रख देते हैं 4320। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 12x इज इक्वल टू 4320, x इज इक्वल टू 4320 डिवाइडेड बाई 12। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 360। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू जो आपके पास आई है, इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे आपको जैन का शेयर मिल जाएगा, यहाँ पुट करोगे असलम, यहाँ पुट करोगे अशरफ का शेयर मिल जाएगा। तो यानी कि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन एक आप लोगों का आगे सॉल्व हो जाएगा। अब हम इनके वैल्यूज को पुट करते हैं कि इनकी वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। तो अगर आप लोग देखें तो जैन का शेयर यहाँ पे क्या बनेगा? जैन है 2x, 2x का मतलब 2 × 360, ये हमारे पास आ गया 720। इसी तरह अगर हम लोग असलम का शेयर अगर हम लोग देखें, असलम का शेयर कितना आता है? 3x, 3x मतलब 3 × 360, ये हमारे पास आएगा ₹1080। और अशरफ, अशरफ का शेयर इसमें कितना है? 7x, 7x का मतलब 7 × 360, ये आपके पास आ जाएगा 2520 रुपये। ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन क्या है? जब आप इन तीनों शेयर्स को आपस में आप जब ऐड करोगे ना, 720 प्लस 1080 प्लस 2520, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट उतनी ही बनेगी 4320। ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। तो उम्मीद है बेटा जी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की भी समझ आई होगी। इंशाअल्लाह आगे क्वेश्चन नंबर 8 को भी इंशाअल्लाह हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।